पर हम बात करेंगे। न्यूज है ऑटोक्रेट्स इंक हाउ द वर्ल्ड्स डिक्टेटर्स सपोर्ट ईच अदर द अटलांटिक एना एफ्लम्बम इन कन्वर्जेशन विथ यूवेगेनिया एल्बर्ट्स मार्च टू। देखिए कुछ बातें हैं दोस्तों, आप साल भर से जब पूरे करंट इशू को देख रहे हैं, साल भर से पूरे करंट इशू को सब समझ रहे हैं, तो आपने 24 फरवरी 2022 के बाद से दुनिया को बदलते हुए देखा है। 24 फरवरी 2022 दुनिया फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दो धड़ों में जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ अमेरिका। रसिया जो कि यूक्रेन पर हमला किया और इस समय ये लड़ाई अभी चल ही रही है। अब आपने कई चीजें देखी, आपने देखी कि एक धड़ा जो कि यूएस का समर्थक है वो यूक्रेन के समर्थन पे यूक्रेन का दौरा कर रहा है। दूसरा धड़ा जो कि रशिया का समर्थक है वो रसिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ये टॉपिक यही है कि चीन से लेकर सीरिया तक रूस के समर्थन में जितने भी नेता पहुंच रहे हैं उन नेताओं को तानाशाह क्यों कहा जाता है। यूक्रेन के सामने अगर पुतिन कमजोर हो गए तो क्या ये जितने भी तानाशाह हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तानाशाह दोस्तों, आपको याद होगा कि कल के करंट अफेयर्स के टॉपिक में मैंने आपके साथ एक न्यूज को चर्चा किया था और वो न्यूज जो था वो आपके सीरिया से था। सीरिया के राष्ट्रपति के बारे में हम बात करें तो हमने बात किया था कि 2011 में किस प्रकार से सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और किस प्रकार से इस गृह युद्ध में जो है वो सीरिया के जितने भी प्रतिद्वंद्वी थे, जो भी उसमें सीरिया के सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको यूएसए ने जो है वो मदद की और वहीं सीरिया सरकार को रसिया की तरफ से मदद मिल रही थी। आपको याद और भी होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले हमने और भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद रशिया यानी कि मॉस्को की यात्रा पे पहुंचे और वहां जाकर वो रूस को समर्थन देते हुए अपने 12 शांति बिंदुओं पर जो है वो चर्चा की। आपको एक बात और भी याद होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले हमने ये भी बात की थी कि सऊदी अरब और ईरान जो कि अमेरिका का प्रतिद्वंदी है और सऊदी अरब जो कि अमेरिका का समर्थक है, उन दोनों के बीच में 7 साल से जो एक तरह से शांति युद्ध चल रहा था उसको किस प्रकार से चाइना ने जो है एक टेबल पर बैठाकर उनको समझाया और उनके बीच की जो लड़ाई है उसको समाप्त की। कल के न्यूज में आपको याद होगा कि मैंने एक बात और भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से सीरिया और सऊदी अरब जो है वो करीब आ रहे थे और उन दोनों के बीच में भी जो है वो शांति समझौते की जो है वो बातें हो रही थी। लेकिन आज के न्यूज में जब हम चर्चा करेंगे तो हम सीरिया के ताजा हालातों पर एक अलग न्यूज से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं आप सभी के सामने वो चर्चा यही है कि चीन से लेकर सीरिया तक रूस के समर्थन में जितने भी देश हैं उन सारे देशों को तानाशाह क्यों कहा जाता है। क्यों यूक्रेन के सामने कहा जा रहा है कि अगर पुतिन कमजोर दिखते हैं तो जितने भी तानाशाह हैं वो सारे के सारा तानाशाह जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप बहुत ही उत्सुक होंगे उन सारे बिंदुओं को सुनने के लिए। एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको यहां आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिले। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो थोड़ा सा इंतजार करके ही लाइक कीजिएगा जब क्लास आपको पसंद आए। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वो शुरू जो हुआ है उसके 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। यानी कि आज की तारीख से अगर हम देखें तो आज की तारीख से 1 साल 1 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को। अब ये युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, दुनिया के राजनीतिक में हम क्या देख रहे हैं, खेमेबंदी की तस्वीर जो है वो अब स्पष्ट होती जा रही है। अब इस 1 साल के समय के बाद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व जो है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है। अब इसी हफ्ते हमने देखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है जिस समय रूस में पुतिन के साथ डिनर कर रहे थे उसी समय जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो है वो यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जो है वो फोटो खिंचवा रहे थे। आप इस चीज को समझिएगा, एक जगह जापान जो कि यूक्रेन के समर्थन पे जिस समय खड़ा था उसी समय चाइना के राष्ट्रपति जो हैं वो डिनर कर रहे थे रशिया के राष्ट्रपति के साथ। अब इस युद्ध में बहुत सारे चौंकाने वाली जो तस्वीर हैं वो सामने आ रही हैं। आज अगर हम बात करें तो कई सारे देशों को ऐसे देख रहे हैं जो खुलकर अब रूस के समर्थन में जो हैं वो देखे जा रहे हैं और उन देशों के बारे में कहा जाता है कि सारे के सारे देश जो हैं वो निरंकुश देश हैं, डिक्टेटरशिप वहां चलता है। ठीक है,
तानाशाही जो है वहां चलता है। चीन के सी जिनपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो चीन के सी जिनपिंग से लेकर उत्तर कोरिया के किम जोंग या ईरान के अली खामनाई या सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला या सीरिया के बशर अल असद, सभी के सभी के बारे में यही कहा जाता है कि सभी के सभी जो है वो निरंकुश शासक हैं, तानाशाह हैं और ये वही करते हैं जो इनको करने का मन करता है। यहां तक कि हम युद्ध के भी बारे में बात करें तो युद्ध का जो असर है वो अपनी दुश्मनी को भुलाकर सऊदी अरब और ईरान किस प्रकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सऊदी अरब जिसको कि तानाशाह का देश, निरंकुश देश कहा जाता है, ईरान जिसको कि तानाशाह और निरंकुश देश कहा जाता है, वो एक टेबल पे आ गए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसको समझते चलिएगा। अब यही नहीं दोस्तों, बेलारूस हो गया, माली हो गया, सूडान हो गया, एरिट्रिया हो गया, क्यूबा हो गया या निकारागुआ हो गया, ये सारे के सारे देश जो है वो रूस के समर्थन में एक एक करके खुलकर आ रहे हैं। और इन सारे देशों के बारे में यही कहा जाता है कि ये सारे के सारे देश जो हैं वो निरंकुश शासकों के अधीन ये सारे के सारे देश हैं। उम्मीद है कि बातों को अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। आप अपने स्क्रीन पर जो है ये विश्व का दो धड़ा देख रहे हैं। एक तरफ आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपको रशिया के समर्थन में ये जो भी देश नजर आ रहे हैं, जहां आपको उत्तर कोरिया, चाइना, सऊदी अरब, ईरान, आपका सीरिया, ये सारे के सारे देश जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखिए और इस चीज को ध्यान से देखते हुए जो है वो पूरी बातों को समझते रहिएगा। अब कुछ विशेषज्ञों का कहना यह है कि इस मंच पर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा मंच क्या है, तो ऑटोक्रेसी का मंच है। ऑटोक्रेसी का मतलब है कि सारे के सारे दो देश हैं, इन देशों के बारे में ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे देश जो हैं वो क्या है, आपके निरंकुश देश है। यानी कि जितने भी नेता आपको आपके स्क्रीन पर यहां देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को ऑटोक्रेसी यानी कि निरंकुश शासकों का जो है वो एक मल्टी नेशनल कंपनी का जो है वो नाम दिया जा रहा है कुछ जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों कि पहली बार दुनिया में जितने भी निरंकुश शासक हैं, जितने भी तानाशाह हैं, वो एक मंच पर क्यों आ रहे हैं? क्यों ये सभी रूस के जीत के साथ अपने भविष्य को जो है देख रहे हैं? इसको हमें समझना होगा और इसे समझते हुए इस बात को और गंभीरता से जानना होगा। आखिर कैसे यूक्रेन रूस की जो जंग है वो डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी बनती जा रही है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जहां जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। ऑटोक्रेसी जहां एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में सारा का सारा पावर होता है। तो आइए इन सभी चीजों को और भी विस्तार पूर्वक जानें। क्यों सभी निरंकुश शासक जो हैं वो रूस के समर्थन में दिख रहे हैं और क्यों पुतिन की मदद का बदला चुकाना, ये अपने आप को जो है वो समझ रहे हैं कि पुतिन की मदद का बदला हमें चुकाना पड़ेगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अपने ही देश में इनके खिलाफ असंतोष का डर क्यों फैल रहा है। रूस के समर्थन में जो जितने भी शासक आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इन्होंने अपने देश की जनता में असंतोष और विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए पुतिन की प्राइवेट आर्मी का भी इस्तेमाल कभी ना कभी किया है। रूस की एक पैरामिलिट्री है दोस्तों जिसका नाम आप देखेंगे, ये आपको स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। ये पैरामिलिट्री कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है वैगनर। ये तस्वीर अक्टूबर 2022 की है जिसमें यूक्रेन में वैगनर के जो जवान जो दिख रहे हैं, इस पैरामिलिट्री कंपनी के मशीनरी कई अफ्रीका और अरब देशों में भी एक्टिव है जो कि रशिया के द्वारा है। अब ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रहा है, हमने कहा कि अफ्रीका, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट एशिया के देशों में भी इनके जो है ये पैरामिलिट्री टीम जो है वो एक्टिव है। और कई बार इस पैरामिलिट्री टीम के ऊपर ये आरोप लगा है कि ये पैरामिलिट्री टीम जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है और वार क्राइम्स के आरोप भी इनके ऊपर लग चुके हैं। लेकिन सिर्फ पुतिन की मदद का बदला चुकाने के लिए सारे के सारे निरंकुश शासक उनके साथ खड़े हैं। क्या ये प्रश्न सही है? क्या ये हम ये कहते हैं कि केवल ये पुतिन का बदला चुका रहे हैं? और ये प्रश्न अगर मैं कहूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये प्रश्न आपको सही लग रहा है? तो बहुत ही ध्यान से अगर आप इस प्रश्न को समझेंगे, बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे ये केवल बदला नहीं चुका रहे हैं, बल्कि पुतिन से ही अपना भविष्य देख रहे हैं। बल्कि ये देख रहे हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन के सामने कमजोर पड़ेंगे तो विश्व में इनकी इमेज यही होगी कि रूस अगर नहीं टिक पाया तो हम सब क्या कर सकते हैं। यानी कि इनका मानना यह है कि अगर रूस इस जंग में कमजोर हुआ
पुतिन इस जंग में अगर कमजोर होंगे तो ऐसे में अगर रूस में लोकतंत्र की मांग उठी तो हो सकता है कि हमारे देश में भी जो है वो लोकतंत्र की मांग जो है वो उठ सकती है। इसका भी डर जो है इन निरंकुश शासकों के अंदर है, यानी कि इनको डर है कि हमारे देश की जनता के अंदर जो असंतोष फैला हुआ है वो असंतोष कहीं राजतंत्र से, निरंकुशता से जो है वो लोकतंत्र की आवाज को जो है वो ना उठाए। दोस्तों आपको एक बात और भी, दोस्तों आप सभी ने जो है वो अरब स्प्रिंग का नाम सुना है। अरब स्प्रिंग एक ऐसा समय जब तानाशाहों की सत्ता को जो है वो पलट दिया गया था। मामला था 2010 का। शुरुआत हुआ था मिडिल ईस्ट का एक देश जिसका नाम था ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की जनता ने दोस्तों तानाशाह बेन अली के खिलाफ जो है वो सड़क पर उतर आए थे और विद्रोह और विरोध की लहर इतना ज्यादा था कि 2011 आते आते कई देशों में अरब स्प्रिंग की जो है वो खबर जो है वो फैल गई थी। तस्वीर 2011 की है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में प्रदर्शन करते नागरिक दिख रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि ट्यूनिस में सरकारी अत्याचार के खिलाफ एक फल वाले के आत्मदाह से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप अपने स्क्रीन पर इस इमेज को ध्यान से देखिए और आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैंने कहा शुरुआत कहां हुई थी? 2010 मिडिल ईस्ट एशिया की कंपनी का देश ट्यूनीशिया और वहां की राजधानी ट्यूनिस। फल वाले ने जो है वो सरकार के विरोध में आत्मदाह कर दिया और आत्मदाह के चिंगारी कई देशों तक उसकी जो ज्वाला है वो जा रही थी। इसके जो गर्माहट थी वो कई सारे देशों के माहौल को जो है वो गर्म कर चुकी थी। शुरुआत एक चिंगारी से हुई और ज्वाला भभकती हुई मिडिल ईस्ट एशिया के कई सारे देशों को तक पहुंच चुके थे। दशकों से राज करने वाले तानाशाह जैसे कि बेन अली जो कि ट्यूनीशिया के हैं, मुअम्मर गद्दाफी जो कि लीबिया के हैं, होस्नी मुबारक जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट के हैं, अब्दुल्ला सालेह जो कि यमन के हैं, वो सभी के यहाँ जो है वो तख्ता पलट गया और इसी लहर को जो है नाम दिया गया एक ऐसा स्प्रिंग जिसको कि अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। उस समय अरब स्प्रिंग का असर जो है वो मॉस्को तक पहुंच चुका था। मॉस्को यानी कि रसिया, यानी कि संभावना ये भी बनने लगी थी कि कहीं रशिया में भी रशिया की जनता जो है वो विरोध पे तो नहीं उतर आएगी। 2011 रूस में हुआ था चुनाव और रूस के चुनाव में एक शिकायत मिली थी वहां की जनता के द्वारा, क्या कि वहां के इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल पे जो है वो धांधली हुई थी और कमीशन से कहा गया था कि 12% जो इलेक्शन है वो इलेक्शन धांधलियों से भरा हुआ था। यानी कि अरब स्प्रिंग 2011 के रशिया के चुनाव पर भी जो है वो असर डाल चुका था। रूस की जनता जो है वो प्रदर्शन जो है वो करने को शुरू हो गए थे, लेकिन पुतिन ने पश्चिम की साजिश का विरोध बताकर इसको वापस कर दिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी उसका कहीं ना कहीं असर 2011 में रशिया के ऊपर भी पड़ चुका था। पुतिन को अपनी जनता को समझाना पड़ा था कि ये जितनी भी गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं ये गड़बड़ी हमारे यहाँ नहीं हुई है, बल्कि पश्चिम की साजिश है हमारे देश के अंदर की एकता को, हमारे देश के अंदर की अखंडता को समाप्त करने की। उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप इन सारी चीजों को जोड़ रहे होंगे, इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। रूस की जनता जो प्रदर्शन कर रही थी वो अब धीरे धीरे जो है अपने प्रदर्शन को वापस ली, क्योंकि उनको लगा कि पुतिन जो है जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। हो सकता है कि पश्चिम पुतिन को कमजोर करने के लिए और रशिया की एकता और अखंडता को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रही हो। मामला आता है दोस्तों सीरिया का, मामला आता है ईरान का, और सीरिया और ईरान के बाद चाइना को भी यही डर है कि अगर रूस के पुतिन का शासन अगर कमजोर पड़ा, मॉस्को में अगर लोकतंत्र की आवाज उठी, मॉस्को में अगर जनता सड़कों पे उठी, तो कहीं ऐसा मत हो कि सीरिया में, ईरान में और चाइना में भी जनता जो है वो सड़कों पे उठे और जनता लोकतंत्र की जो है वो मांग करने लगे। ईरान और चाइना, यहाँ की जनता पहले से ही सरकार के खिलाफ जो है वो असंतोष से भरी हुई है। अब हम जानते हैं कि रूस के समर्थन में जो भी देश खड़े हैं उन निरंकुश शासक जो हैं या जो तानाशाह हैं वो हैं कौन कौन, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला देश जो कि रशिया के समर्थन में है वो है चाइना। शासक हैं शी जिनपिंग। कैसे मदद कर रहे हैं? तो ग्लोबल मंच पर साथ खड़े दिख रहे हैं। चीनी कंपनियां ड्रोन और सेमीकंडक्टर रूसी सेना को दे रहे हैं। शी जिनपिंग केवल रूस की यात्रा पे नहीं गए थे, बल्कि पुतिन को वो जो 12 बिंदुओं पे बात कर रहे थे, जिन 12 बिंदुओं पे शी जिनपिंग रशिया को समझा रहे थे, उस 12 बिंदुओं को जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
24 फरवरी 2023 अमेरिका के कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने रूस और चीन के संबंध में एक रिसर्च पेपर जारी किया और इस रिसर्च पेपर के बारे में बताया गया कि चीन की कुछ कंपनियां जो हैं वो रूस के डिफेंस इंडस्ट्री को जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे लैस उपकरण से जो है वो सपोर्ट कर रही है। उनमें सिविलियन ड्रोन बनाने वाली जो चीनी कंपनी है जिसका नाम है DJI, वो बहुत प्रमुख है, जो कि रशिया को ड्रोन बनाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर रही है। और खास बात यह है कि ये कंपनी जो है वो यूक्रेन को भी ड्रोन बेचती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आए हैं कि ये जो कंपनी है सीधे ड्रोन खरीदने के बजाय चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा, उसका इस्तेमाल कर रही है और वहां से इसका खरीद हो रहा है। मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके जो चिप्स हैं वो चीनी कंपनियां जो हैं वो रूस को बेच रही हैं। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूस की मदद चीन कर क्यों रहा है। दोस्तों इसके लिए हमें 2 साल पहले जाना होगा, 2 नहीं 3 साल पहले। मार्च का महीना 2020, याद है विश्व जो है वो कोविड से लड़ रहा था। कोविड जहां सभी जो है वो चाइना का विरोध कर रहे थे और इस कोविड के दौरे में सरकारी शक्ति के विरोध में चीन की जनता जो है वो गुस्से में आ चुकी थी। यूक्रेन के सामने पुतिन कमजोर दिखे और मॉस्को में लोकतंत्र की मांग उठी तो चीन में भी जनता प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही यूक्रेन जैसा छोटा सा देश अगर रूस के ऊपर भारी पड़ेगा तो चीन के लिए भारत, जापान और ताइवान का सामना करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा देश जिसके बारे में अगर हम बात करें जो कि रशिया के सपोर्ट में है, आप अपने स्क्रीन पर एक और फोटो देख रहे हैं। शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन का करीबी दोस्त हैं। तस्वीर 2019 का है। जिनपिंग के 64वें जन्मदिन पर दोनों नेता कजाकिस्तान में मिले थे। पुतिन ने तोहफे में जिनपिंग को आइसक्रीम खिलाई थी, है ना। ये आइसक्रीम का दुकान है जहां दोनों मिल रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला न्यूज अगर हम देखें तो अगला जो देश है जो कि पुतिन के समर्थन में है वो है बेलारूस। शासक हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कैसे मदद कर रहे हैं तो यूक्रेन पर हमला के लिए समर्थन में आने वाला पहला अगर कोई देश था तो वो था बेलारूस। दोस्तों यूक्रेन के अगर मैप को अगर आपको याद होगा तो यूक्रेन के मैप में अगर आप उत्तर की तरफ देख रहे होंगे तो वो देश है बेलारूस, जहां से रशिया यूक्रेन के ऊपर उत्तर दिशा से हमला किया था। बेलारूस पुतिन के समर्थन में कर्ज उतार रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बेलारूस जो है वो रूस का पड़ोसी देश है और 1994 यानी कि 1994 अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही राष्ट्रपति बने। और कहने के लिए वहां चुनाव होते हैं लेकिन हर बार जीत कर आते हैं यही, जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 2020 के चुनाव के दौरान इनके ऊपर हेराफेरी का आरोप लगा। जनता सड़कों पर उतर आई थी। लुकाशेंको ने पुलिस और आर्मी की मदद से खुद को चुनाव में विजेता घोषित कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने इस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मानने से इंकार कर दिया तो पुतिन ने इनको अपना समर्थन दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि 24 फरवरी 2022 जब रशिया को यूक्रेन पर हमला करना था तो रास्ता इन्होंने ही अपने देश से जो है वो रशियन आर्मी को यूक्रेन में घुसने के लिए दिया, और वो भी बिना शर्त का समर्थन देने वाला अगर कोई पहला देश था तो वो था बेलारूस, जो कि रशिया को समर्थन दे रहा है। प्रश्न फिर से उठ रहा है, बेलारूस रशिया को समर्थन क्यों दे रहा है। तो रूस और बेलारूस जो है वो दोस्तों आप जानते हैं पड़ोसी देश हैं। बेलारूस के पहले ही अगर हम बात करें तो इन राष्ट्रपति जिनका नाम हमने लुकाशेंको कहा, इनके खिलाफ जनता में पहले से ही असंतोष था। ऐसे में अगर पड़ोस के देश में पुतिन जैसा शासक दिखता है तो बेलारूस की जनता जो है वो कभी भी तख्ता पलट नहीं कर सकती है। तो इसलिए बेलारूस जो है वो रशिया के समर्थन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर और बात करें दोस्तों तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो है वो लुकाशेंको दिख रहे हैं और साथ में पुतिन जो है वो दिख रहे हैं, और दोनों की करीबियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा। अगला देश जो कि रशिया के समर्थन में है और इस देश को भी तानाशाहों का देश कहा जाता है, निरंकुश देश कहा जाता है, देश है दोस्तों ईरान। शासक है अली खामेनेई। मदद कैसे कर रहे हैं तो मिसाइल से, आर्टिलरी और ड्रोन से रूस को मदद कर रहा है। ईरान जिस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका, और अब बिना डर से रूस को खूब मदद कर रहे हैं। ईरान ये वही देश है दोस्तों जहां सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर वेपन्स चलाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन दिमाग किसने लगाया? चाइना ने। होटल में बुलाया, एक टेबल पर बैठाया और 7 सालों से जो एक दूसरे को देखने वाले देश नहीं थे, जिनको नफरत होती थी एक दूसरे से, उन दोनों के बीच में फिर से यानी कि ब्रेकअप को पैचअप में कन्वर्ट कराया किसने? चाइना ने। अब ईरान को पता है कि भैया अमेरिका तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है, तो अमेरिका की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो जाएंगे कहां? रशिया की तरफ, वो भी बेखौफ बेडर से, क्योंकि उनको पता है कि रशिया ही एक वो देश है जो अमेरिका को
धूल चटवा सकता है। रशिया ही वो देश है जो अमेरिका को जो है वो उसकी नानी याद दिला सकता है। रशिया ही वो देश है जो ईरान के समर्थन में खड़ा हो सकता है। ईरान उन कुछ देशों में है दोस्तों जो खुलकर रशिया को सैन्य मदद कर रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो रूस का साथ दे रहा है, मगर खुलकर सैन्य मदद का कहीं से भी जो है वो स्वीकृति नहीं दे रहा है। लेकिन ईरान जो है वो खुलकर जो है वो सैन्य मदद कर रहा है। युद्ध भड़काने का इसे दोषी भी माना गया है और कई प्रतिबंध भी इसके ऊपर लग सकते हैं, जो कि ईरान के लिए, इन इकोनॉमी के लिए काफी घातक है। मगर ईरान जो है इससे डर नहीं रहा है। ईरान जो है वो खुलकर जो है वो अमेरिका के विरोध में पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने के बाद भी जो है वो रशिया को सैन्य मदद कर रहा है। ईरान ने रूसी सेना को जो है वो मिसाइल दिया है, आर्टिलरी दिया है, ड्रोन्स भेजे हैं। मदद कर क्यों रहा है? मामला फिर से 2011, मामला फिर से अरब स्प्रिंग का, वही अब अरब स्प्रिंग जो कई सारे देशों के तख्ता को पलट दिया था। ये वही अरब स्प्रिंग है जो मॉस्को की सड़कों में लोगों को उतार रहा था, पुतिन को आना पड़ा था, पश्चिम की साजिश बताना पड़ा था। उसी अरब स्प्रिंग का असर ईरान में भी देखने को मिल रहा था। तब ये जब शुरू हुआ था, औरत और कामगार जो हैं वो विरोध जारी कर रहे थे, जो कि आज भी चल रहा है। उस समय विरोध को दबाने के लिए ईरान को पुतिन से मदद लेनी पड़ी थी और उसी के बदले में आज भी ईरान जो है वो पुतिन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर जुलाई 2022 की है दोस्तों, जब पुतिन ने ईरान की यात्रा के दौरान अली खेमनेई से मुलाकात की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला देश जो कि रशिया के समर्थन में खुलकर आया है वो देश है सीरिया। शासक है बशर अल असद। कैसे मदद कर रहे हैं? हजारों सीरियाई लड़ाकों को ये यूक्रेन भेज रहे हैं। सीरिया 2011 गृह युद्ध, और गृह युद्ध आज भी चल रहा है। सीरिया जो कि बहुत ही ज्यादा, सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ उस गृह युद्ध में राष्ट्रपति को अगर हम बात करें, यानी शासक को अगर हम बात करें, बशर असद को रशिया हेल्प कर रहा है और वहां की जनता जो कि इनके खिलाफ है उनको अमेरिका मदद कर रहा है। सीरिया के गृह युद्ध के बाद पुतिन की मदद है, जिसके चलते आज भी असद जो है वो सत्ता में बैठे हुए हैं। सीरिया के आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन यूक्रेन को जो है यूक्रेन के साथ जब युद्ध हुआ तो रूस को जो है वो सैन्य मदद जो है वो सीरिया भेज रहा है। सीरिया के ऊपर ये आरोप लगा जा रहा है कि जो यहाँ के शासक हैं बशर अल असद, वो यूनाइटेड नेशन में रूस का समर्थन तो कर ही चुके हैं, साथ ही सीरिया से हजारों लड़ाके जो हैं वो यूक्रेन की तरफ गए हैं केवल रूस को मदद करने के लिए। फिर प्रश्न वही, क्यों सीरिया रूस की मदद कर रहा है? अरब स्प्रिंग के समय ही सीरिया में गृह युद्ध के हालात बन चुके थे। तब तानाशाह बशर अल असद, पुतिन की जो है उनकी मदद मिली थी, उसी का कर्ज जो है वो चुका रहे हैं। दोस्तों, मैंने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो मैंने एक ग्रुप के बारे में बात किया था, जिस ग्रुप का नाम है वैगनर ग्रुप, जो कि प्राइवेट पैरामिलिट्री ग्रुप है। किसकी? रशिया की। पुतिन का यही वैगनर ग्रुप जो है, जो कि सीरिया में असद की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, और उस समय सीरिया के कमान संभालने वाले जनरल सर्गे जो हैं वो हाल ही में पुतिन के यूक्रेन युद्ध की कमान जो है उनको सौंपी गई है। तो आप इस चीज को और भी अच्छे से समझ रहे हैं। अगला देश जो आपके स्क्रीन पर दिखे उसके पहले आप क्या देख रहे हैं, है ना, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। ये तस्वीर जनवरी 2020 की है, जब पुतिन सीरिया के दमिश्क की यात्रा के दौरान बशर अल असद के साथ एक कैथेड्रल में भाग ले रहे थे। आपके स्क्रीन पर ये दो नेताओं की तस्वीर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश तानाशाह का नाम है सऊदी अरब। शासक है किंग अब्दुल्ला। कैसे मदद कर रहा है? तेल कारोबार में रूस को फायदा देने के लिए इसने अपने दाम को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब तेल से दोस्ती युद्ध तक निभा रहे हैं किंग अब्दुल्ला रशिया का साथ। ये वही किंग अब्दुल्ला है जिनको समर्थन अमेरिका से मिलता है। सऊदी अरब के 95% हथियार ऐसे हैं दोस्तों जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन 95% हथियार अमेरिका से लेने के बाद भी ये अमेरिका के दुश्मन यानी कि ईरान के साथ चीन की मदद से जो है वो इलू इलू कर रहे हैं, यानी का इनका पैचअप हो चुका है। सऊदी अरब की समस्या ये है कि अमेरिका सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है सऊदी अरबिया का। चीन जो है वो सबसे बड़ा ग्राहक है और रूस उसका सबसे बड़ा प्रमुख तेल उत्पादन करने वाला ओपेक प्लस साझेदार है। सऊदी अरब को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सपोर्ट कर रहा है अमेरिका हथियारों से, दूसरी तरफ मार्केट जो है वो है चाइना, और तीसरी तरफ तेल का सबसे बड़ा साझेदार है वो रसिया ओपेक प्लस में इनके साथ। सऊदी अरब को समझ में नहीं आ रहा कहां से सपोर्ट करें, कैसे अमेरिका के। तो रूस और सऊदी अरब मिलकर जो है वो कच्चे तेल का दाम जो है वो तय करने लगे हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में अमेरिका के खिलाफ जाते हुए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, ताकि तेल के दाम में जो है वो तेजी आए, और रशिया को भी इसका फायदा हुआ, और इसके फैसले से जो है वो रूस जो है वो फायदा ले रहा है।
रूस की मदद सऊदी अरब क्यों कर रहा है, ये आपके दिमाग में प्रश्न होगा। दोस्तों, सऊदी अरब तेल कारोबार में, जैसा कि मैंने कहा, कि रूस का सबसे बड़ा साझेदार है और अमेरिका के साथ सुरक्षा का साझेदार जो है, तो दोनों की जगह साझेदार जो है वो बना हुआ है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वह ये काम करे कि रूस से उसकी दोस्ती जो है वो बनी रहे और वो किसी भी कीमत पे रशिया से अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता है। अगला देश जो कि समर्थन में है, उसके पहले आपके स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये तस्वीर 2007 की है, जहां पुतिन की सऊदी अरब यात्रा के समय आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला और साथ में पुतिन आपको नजर आ रहे हैं। अगला देश जो कि रूस के समर्थन में आपको देखने को मिल रहा है, देश का नाम है उत्तर कोरिया। शासक है किम जोंग। मदद कैसे कर रहे हैं? प्रतिबंधों के बावजूद रूस से व्यापार, सैन्य मदद का आज तक कोई खुलासा नहीं। किम जोंग, कल ही हमने न्यूज पढ़ा था किस प्रकार से जो है वो पानी के अंदर का एक ऐसा ड्रोन इन्होंने बनाया जो कि क्या कर सकता है, सुनामी ला सकता है। क्यों किया? थर्सडे को दोस्तों साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो खत्म हुई। फ्राइडे को जो है इन्होंने क्या किया, एक पनडुब्बी, एक ड्रोन जो है जो कि पानी के अंदर रह सकता है, उसका परीक्षण किया और उसके माध्यम से इन्होंने अमेरिका को कहा कि हम आपके पोर्ट को कभी भी उड़ा सकते हैं। इन्होंने कहा, अमेरिका हम आपसे कम नहीं। उत्तर कोरिया एक ऐसा छोटा देश जो कि हमेशा नाक में उंगली किए रहता है अमेरिका का। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो कि रशिया का समर्थन कर रहा है। बार बार उत्तर कोरिया के ऊपर यह इल्जाम लगा है कि वो रशिया को हथियार भी दे रहा है। किम जोंग उस दोस्ती को निभा रहे हैं जो रूस के साथ इनकी बहुत पुरानी है। रूस के साथ उत्तर कोरिया के अगर आप सीमा को देखेंगे तो लगभग 18 किलोमीटर की जो है वो स्थलीय सीमा जो है वो रूस की, और आपको ठीक है ना, हमें इसकी रशिया की, और साथ में अगर हम बात करें तो रशिया के साथ साथ जो है वो उत्तर कोरिया के देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए नॉर्थ कोरिया जो है लगातार अमेरिका और नाटो पे जो है वो दोष मढ़ रहा है। यह बात साफ है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रशिया और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार अभी भी जारी है। उत्तर कोरिया सैन्य मदद कर रहा है और इसकी आशंका तो यह है कि अभी तक इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ है। बार बार उत्तर कोरिया के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि उत्तर कोरिया हेल्प कर रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया जो है इसको मना कर रहा है। उत्तर कोरिया रूस की मदद कर क्यों रहा है? दोस्तों, सोवियत संघ के दौर की अगर हम बात करें, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पहले की अगर हम बात करें, तो उत्तर कोरिया तब से जो है वो रूस का सहयोगी रहा है। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश जब अमेरिका को धमकी देने के लिए, जब इनका धमकी जो है उत्तर कोरिया को मिल रहा था, तब उस समय रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह का जो है वो मदद कर रहे थे। और उनका जो है वो आप जानते हैं कि चाइना का जापान के साथ, चाइना का साउथ कोरिया के साथ संबंध अच्छा नहीं है। तो इस समय उत्तर कोरिया के माध्यम से रशिया और जब आपकी जो चाइना है वो अमेरिका को जो है वो धमकी देने में इनका यूज कर रहे थे। एक अगला देश जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो अगला देश हमें देखने को मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किम जोंग के साथ आपको रूस के राष्ट्रपति जो है आपको देखने को मिल रहा है। अगला देश जो कि हेल्प कर रहा है, और ये जो तस्वीर थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो तस्वीर थी वो 2019 की है, जिसमें किम जोंग रूस की यात्रा पे आया था और उनकी पुतिन से पहली मुलाकात। अब ये जो देश दिख रहा है जो कि आपको रशिया का हेल्प कर रहा है, इसका नाम है एरिट्रिया। शासक है इसके इसियास अफवर्की। यूएन में रूस के समर्थन में इन्होंने वोट भी दिया है। एरिट्रिया को अगर आप मैप पे देखेंगे दोस्तों अफ्रीका में, तो पूर्वी अफ्रीका का देश है। रूस और चीन दोनों के साथ इसके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। 2022 में यूक्रेन के आक्रमण करने के बाद जब युद्ध विराम के यूएन का रेजोल्यूशन जब आया, तो मात्र 4 देश जो थे जो कि रूस के पक्ष में जिन्होंने वोट किया, उसमें एक देश था एरिट्रिया। इसके अलावा जो देश थे वो थे उत्तर कोरिया, आपका बेलारूस और सीरिया। तो ये 4 देश थे जो कि रशिया के समर्थन में जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। क्यों मदद कर रहा है एरिट्रिया? तो एरिट्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि एरिट्रिया के जो इसियाफ असरफी है, जो कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 26 जनवरी 2023 की तस्वीर है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लेवरोव आपको नजर आ रहे हैं, एरिट्रिया की यात्रा पर गए थे। लेवरोव की अफ्रीका यात्रा को रूस की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है, और ये एरिट्रिया के जो है वो शासक आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एरिट्रिया में जो वहां के शासक हैं यानी कि अफवर्की हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि 1993 में अफवर्की चुनाव जीत कर आए थे, फिर उस देश में आज तक चुनाव नहीं हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो एरिट्रिया में 30 साल से कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। सारा विपक्ष जो है वो खत्म कर दिया गया है, और आज तक 10,000 से अधिक कैदियों को जो है जो कि जेल में बंद किया गया है, वो सभी एरिट्रिया के राजनेता हैं। माना जा रहा है कि इस काम में रूस की मदद ली थी इन्होंने, और रूस का जो वैगनर आर्मी है वो इनको मदद कर रहा था।
अगला जो देश है जो कि रशिया के समर्थन में है, उस देश का नाम है वेनेजुला। शासक हैं निकोलस मादुरो। ग्लोबल मंच पर रूस के समर्थन पे हमेशा खड़े दिखते हैं। वेनेजुला के बारे में कहा जाता है कि मादुरो जो है वो कई बार पुतिन से जो है मदद ले चुके हैं, और अब वेनेजुला जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में ये सीधा दखल तो नहीं दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रूस के समर्थन में बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो बयान दे रहे हैं। यूक्रेन पर जब हमला हुआ था तो अमेरिका और नाटो को जो है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। ये बार बार ये कह रहे थे कि रशिया की इसमें कोई गलती नहीं है। यूक्रेन पर जो रशिया ने हमला किया, ये अमेरिका की और नाटो की गलती का जो है वो जवाब है। आपके स्क्रीन पर ये 2014 की तस्वीर है, जब ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक हुई थी तो व्लादिमीर पुतिन और निकोलस मादुरो की जो है वो मुलाकात हुई थी। रूस की मदद क्यों कर रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा। निकोलस मादुरो के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये एक बस के ड्राइवर थे। 2000 में पहली बार ये संसद में पहुंचे, 2013 में राष्ट्रपति बने, 2017 में इन्होंने क्या किया, देश के संविधान को ही बदल दिया। वेनेजुला का संविधान बदलने वाला यही नेता है, और उसके बाद इसको तानाशाह कहा जाने लगा। इस दौरान पश्चिमी देशों में जो खिलाफत हो रही थी, जनता में असंतोष था, उन सभी को इन्होंने दबा के हर मोर्चे पर पुतिन से मदद ली और मादुरो वेनेजुला के एक तानाशाह नेता बन गए। रूस पर प्रतिबंध की वजह से वेनेजुला को तेल बेचने के बहाने अमेरिका और यूरोप से काफी नजदीकी बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन मादुरो के एक बात का डर यह भी है कि अगर काम निकालने के बाद अमेरिका ने लोकतंत्र का राग अलापना शुरू कर दिया तो मादुरो की कुर्सी जो है वो जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि उसको पुतिन के साथ रहना होगा, और पुतिन के साथ अगर रहेगा तो लोकतंत्र की आवाज जो है वो वेनेजुला के सड़कों पर नहीं आएगी। यानी कि वेनेजुला की जो जनता है अगर वो सड़कों पे आएगी तो वैगनर ग्रुप के माध्यम से जो है उन्हें कुचल दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे रूस की मदद क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि रूस का के साथ जब यूक्रेन का युद्ध था तो उस युद्ध के चौथे दिन रूसी सैनिकों को याद आया था कि ईंधन लाना वो भूल गए। 2022 की शुरुआत में जब इस बात की सुगबुगाहट हुई थी तो रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो ज्यादातर देश जो युद्ध विशेषज्ञ थे, जिसमें कुछ ये कह रहे थे कि ये लड़ाई बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। आप मेरी भी उस वीडियो को, एक साल पहले की वीडियो को जो करंट अफेयर्स में एनालाइज करता हूं, उस वीडियो को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो में भी मैंने इस बात को कहा था कि मात्र ये युद्ध जो है वो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरी वो बातें जो हैं वो पूरी तरह से झूठी हो गई, क्योंकि ये युद्ध, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि यूक्रेन जैसा एक छोटा सा देश जो है वो इतना लंबा जो है वो लड़ सकता है। मुझे भी लगा था कि 2-3 दिन 4 दिन में यूक्रेन जो है वो हार मान जाएगा, और मैंने उस वीडियो में कई दिन तक ये बात कही थी कि बस हो सकता है 10 दिन में हार जाए, हो सकता है 15 दिन में हार जाए। लेकिन यूक्रेन के पीछे से जिस प्रकार से सपोर्ट थी, मेरी वीडियो में कही हुई हर एक बात जो है वो गलत साबित होती गई, और आज भी गलत साबित हो गई यूक्रेन के बारे में मैंने जो एक सोच के रखा था। तो क्यों? क्योंकि पीछे से सपोर्ट किसका मिल रहा है? नाटो का। पीछे से सपोर्ट किसका मिल रहा है? यूएसए का। ठीक है, तो आज तक जो युद्ध लंबा खिंच रहा है, ये सारा का सारा बात यही है कि जिस प्रकार से विशेषज्ञ इस बात को समझ नहीं पाए कि क्यों, क्या और किस लिए ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है। दुनिया के प्रमुख जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, उन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी जो है वो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध है उसके बारे में कहते हैं कि इस युद्ध की समाप्ति इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि ये युद्ध कहीं फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ देश को, दुनिया को तो लेके नहीं जा रहा है? क्या फिर से रशिया का एक गुट जो कि तानाशाहों का गुट है और अमेरिका का एक गुट जिसको कि लोकतंत्र के समर्थकों का गुट कहा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है और उसमें भारत अभी भी आपको न्यूट्रल दिख रहा है? भारत ने ना अमेरिका के पक्ष में कुछ बोला, ना रशिया के पक्ष में कुछ बोला। भारत केवल शांति की बात कर रहा है। भारत बार बार एक ही बात कह रहा है कि दोनों देशों को जो है अहिंसा के माध्यम से अपनी बातों को करनी चाहिए। भारत बार बार गांधी जी के विचारों के साथ जो है वो रशिया और अमेरिका को समझा रहा है कि बातों को जो है वो टेबल पर किया जा सकता है। युद्ध जो है वो कहीं भी शांति की बात नहीं पढ़ाता है। भारत न्यूट्रल इस बात को कर रहा है। और 30 जनवरी को अगर हम बात करें तो मियामी के एक इन्वेस्टमेंट फंड्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक कन्वेंशन हुआ, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि रूस की सेना 22 फरवरी 2022 को 64 किलोमीटर लंबे लाव लश्कर के साथ यूक्रेन की तरफ कूच कर गई है, लेकिन वो ईंधन लाना ही भूल गई है। 7वें दिन सैनिक जो है रूस से पैदल बेलारूस से वापस दिखे क्योंकि उनके पास रसद नहीं था।
यानी पहले ही हफ्ते रूसी सेना खुद अपनी सैन्य तैयारियों का जो सुराग था उसका परिचय दे दी थी, क्योंकि रूसी सेना को भी लग रहा था कि हम 3-4 दिन के अंदर ही यह मामला निपटा के आ जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो बदल चुकी है, और आपको पता है यही तैयारी जो रूस की थी, यही रूस को जो सबसे ज्यादा इस बात का एक तरह से घमंड था कि वो यूक्रेन को मात्र 4-5 दिन में पलट देंगे, इसी घमंड के कारण रशियन आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और यूक्रेन से ज्यादा रूस की आर्मी जो है वो मारी गई इस युद्ध में, अभी तक के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, इस टॉपिक मैंने क्या कहा, इस टॉपिक में मैंने जो बातें की ये आप देख रहे हैं फरवरी 2022 की ये तस्वीर है, जिसमें यूक्रेन में कतार में खड़ा रूस का सैन्य काफिला दिख रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। कहा यह जाता है कि तेल ही लाना भूल गए थे। एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है ट्विलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, द फेल्योर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पैट्रिक ऑफ फ्रेंड्स। दूसरी बुक है ट्विलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, लिखा गया है इनका एनी एप्लबम, आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये 2022 के लिपसेट लेक्चर के दौरान, अगर हम जो लेक्चर था इसके दौरान इन्होंने बात कही थी। इन्होंने कहा था कि देखिए ऑटोक्रेसी क्यों जरूरी है, तानाशाह क्यों जरूरी है, ठीक है ना। दुनिया भर में तानाशाह एक दूसरे की पुलिस, सेना, मीडिया, वित्तीय ताकत, इन दूसरों का इस्तेमाल क्यों करके एक दूसरे को पोस रही हैं। तो कहा यह गया कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि रशिया कहीं भी जो है विश्व को ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो कमजोर पड़ गया है। और ये जितने तानाशाह देश हैं वो उसके सपोर्ट में इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि अगर रशिया कहीं भी हारता है तो उनके यहाँ लोकतंत्र की आवाज़ जो है ना उठ जाए और उनके यहाँ तख्ता पलट ना हो जाए। यानी कि रूस की जीत जो है, ये जितने 7 समर्थक आपको देश दिख रहे हैं वहाँ के भविष्य को निर्धारित करेंगे, इसलिए ये सारे के सारे समर्थन में। उम्मीद है कि मेरी बातें आप सभी को जो है वो समझ में आई होंगी, और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक 37 मिनट में आपको समझाया है। वीडियो काफी लंबा है, लेकिन मैंने उन सारे बातों को समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो एक थम्स अप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अनूप उपाध्याय मेरा नाम है, आप मुझे यहाँ गूगल करके जो है मेरे बारे में जान भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ऑटोक्रेसी इंक का जो ये लेक्चर था उस पे इन्होंने अपनी पूरी की पूरी बयान दी थी, और एनी एप्लबम के ही बयान पर ये पूरा का पूरा जो है ये न्यूज जो मैं आपके सामने लेकर आया था। न्यूज अभी और भी दोस्तों हैं, बने रहिएगा, बहुत सारी चीजों पे अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कोड आप याद रख लीजिएगा। मेरा कोड है अनूप 10, जिसके माध्यम से आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन लेकर डिस्काउंट पा सकते हैं, है ना। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी करें, आईआईटी की करें, नेट की करें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एकेडमिक एग्जाम यानी कि आपका नेट जेआरएफ हो गया, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, स्कूल के क्लास 6 से क्लास 12 के कहीं भी आपको जो है अनूप 10 कोड से जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आपने अनअकैडमी का पहले सब्सक्रिप्शन लिया होगा और आपको लग रहा है कि मुझे फिर से रिन्यू करना है, तो आप मोबाइल के नंबर को एक बार चेंज कर दीजिए, यानी कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर यूज करके आप अनूप 10 कोड से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको 40% तक का ऑफर है अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करेंगे। ये फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऐसे तो 10% ऑफ मिलता है, लेकिन अनूप 10 से आपको ज्यादा मिल जाएगा। अचूक नाम से जो है वो एक बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, 9 मार्च से क्लास चल रही है, इसका लाभ उठा सकते हैं। सीसेट के लिए बैच जो है 16 मार्च से चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये पहला न्यूज था दोस्तों जिस पर हम लोग